नई कहानी की शुरुआत में एनी वॉइस ओवर में बता रही होती है कि वो पिछले 3 सालों से हो की सीक्रेट गर्लफ्रेंड बन करके उसके साथ है। वो उसका बॉस होने के साथ-साथ वो उसकी सीक्रेट लवर भी है, लेकिन 3 साल बाद उसे पता चलता है हो की फियांसे जीजी वापस आ चुकी है और अब वो दोनों शादी-वादी करने का प्लान कर रहे हैं। तो वो सोचती है कि बेहतर होगा कि वो पहले ही हो से रिश्ता तोड़ ले। इसी वजह से आज रात वो हो को कहती है कि लेट्स ब्रेक अप। इस बात का रीज़न वो पूछता है तो वो कहती है कि मैं जिस इंसान को पसंद करती थी वो अब वापस आ चुका है। इसी वजह से मैं तुमसे ब्रेकअप करना चाहती हूँ। वो कहता है अच्छा, और जब तुम्हें पैसे की ज़रूरत थी, जब तुम मेरे पास आए थे तब तो तुमने ऐसा कुछ बोला नहीं था। उस बात पर एनी कहती है हाँ, लेकिन अब मेरे पैसे की ज़रूरत भी पूरी हो गई है और मैं जिस इंसान को पसंद करती हूँ वो भी वापस आ गया है, तो बेहतर होगा कि हम अब अपने-अपने रास्ते चूज़ कर लें। वैसे भी तुम्हारी भी फियांसे है, तो मेरा भी बॉयफ्रेंड आने वाला है, तो अलग रहे तो बेहतर है। तो इस बात के लिए डिसएग्री कर रहा था, लेकिन एनी यहाँ पर सीरियसली ब्रेकअप करके उसे छोड़ कर के चली जाती है। इस बात को कुछ हफ्ते बीत जाते हैं। एनी अपने नए जॉब में सेटल थी, नई कंपनी में वो जॉब कर रही थी। अपने फ्रेंड से बात-वात कर रही होती है, तभी उसका बॉस आकर के बताता है कि एक नया क्लाइंट मिला है। चलो उससे जा कर के तुम बात करो। एनी जब उस इंसान से बात करने के लिए जाती है तो वो देख कर के शॉक्ड हो जाती है। वो कोई और नहीं, वो की फियांसे जीजी थी। एनी यहाँ पे ट्रांसलेटर का जॉब किया करती थी और जीजी उसे उसी जॉब के लिए यहाँ पर रखने के लिए आई हुई थी। फिलहाल सिर्फ जीजी को एनी पर डाउट था, वो कंफर्म नहीं थी कि उसका वो के साथ कुछ पास्ट रिलेशनशिप रह चुका है। वो सिर्फ और सिर्फ उसे परेशान करने के लिए ऐसा कर रही थी। तभी वहाँ पर हम लोग देखते हैं कि एनी इस काम को नहीं करने का डिसाइड करती है। उसका बॉस कहता है ये इंपॉर्टेंट क्लाइंट है, ये हाथ से जाना नहीं चाहिए। तो फिर एनी को मजबूरी में यहाँ पर जीजी का दिया हुआ जॉब एक्सेप्ट करना पड़ता है। वो उसे लेकर के अपनी कंपनी में जाती है और वो कंपनी किसी और की नहीं, वो की ही होने वाली थी। तो वो यहाँ पर रहने को देख कर के बोलता है कि हमें इसकी ज़रूरत नहीं है, और भी दूसरे हम यहाँ पर ले लेंगे। वो उसे कहती है कि ठीक है, जैसे तुम्हारी मर्ज़ी, और फिर ऐसा करके जाने लगती है। फिर कहते हैं चलो, अब जब तुम आ ही गई हो तो फिर यहाँ पर हमारा काम करके ही जाओ। तब जा कर के यहाँ पर जीजी को थोड़ा डाउट होता है। वो और हैनी कहीं एक-दूसरे को पहले से तो नहीं जानते थे, लेकिन वो कुछ कर नहीं सकती है। उसका सेक्रेटरी तब तक उसे बाहर लेकर के जाता है दूसरे काम समझाने के लिए, और यहाँ पर जो वो होता है वो जानबूझ कर के एनी को परेशान कर रहा होता है। एनी उसे कहती है कि देखो, मुझे तुम्हारी शक्ल दोबारा देखने का कोई शौक नहीं है। अपनी फियांसे को बोल दो कि वो मुझसे दूर रहे। लेकिन वो उसे कहता है अच्छा, मुझे तो नहीं लगता कि मेरी फियांसे तुम्हें ज़बरदस्ती यहाँ लेकर के आई है। एनी उसे क्या ही बताए कि उसकी मजबूरी थी। वो जानबूझ कर के एनी को परेशान करने के लिए उसे किस कर रहा होता है। एनी उसे कहती है कि हमने ब्रेकअप कर लिया है, बेहतर होगा कि तुम मुझसे दूर रहो। इधर उसे जोआन का कॉल आता है। जोआन एनी का कॉलेज में फ्रेंड हुआ करता था और वो को लगता है कि शायद जोआन के लिए एनी इस तरीके से उससे ब्रेकअप करने के बारे में बोल रही है। तभी जीजे यहाँ पर वापस से कंपनी में आने लगते, उसे डाउट था कि उन दोनों के बीच कुछ चल तो नहीं रहा है। लेकिन यहाँ पर वो लोग कंपनी में अंदर आती है तो दोनों शांति से सिर्फ बैठे हुए थे। लेकिन यहाँ पर उसे एनी पर डाउट ज़रूर होता है। वो कहती है मैंने सुना था कुछ टूटने की आवाज़ आई थी कमरे से। एनी कहती है हाँ, गलती से मुझसे यहाँ से ग्लास गिर गया था। वो उसे उठाने लगती है तो एनी का हैंड थोड़ा-सा कट हो जाता है, बट वो कुछ भी रिएक्ट नहीं करती है, चुपचाप इन्हें उठा के लेके जाने लगती है। लेकिन जीजी यहाँ पर एनी के नेक पे लव बर्ड देखती है तो उसे डाउट होता है कि कुछ न कुछ उसके हुओं के बीच में तो चल रहा है, लेकिन फिर भी वो फिलहाल उसे कुछ बोल नहीं सकती थी। एनी बाहर जाती है तो उसे पता चलता है कि उसकी मॉम को आईसीयू से जनरल वार्ड में शिफ्ट कर दिया गया है। परेशान होकर के वो हॉस्पिटल पहुँचती है तो डॉक्टर बोलते हैं कि एक्चुअल में तुमने किसी बिग शॉट को लगता है ऑफेंड कर दिया है। अब तुम्हें अगर अपनी मॉम को आईसीयू में भेजना है तो तुम्हें 3 गुना ज़्यादा प्राइस देना पड़ेगा। अब एनी को ये लगने लगता है कि वो उसे परेशान करने के लिए, ताकि वो उसके पास वापस चले जाए, ऐसा कर रहा है। लेकिन वो उसके पास वापस ना जाने का डिसाइड करती है और सोचती है कि वो अपनी मॉम के लिए पैसे कहीं न कहीं से तो अरेंज कर ही लेगी। इसी अरेंजमेंट के लिए वो क्लब चली जाती है जहाँ पर कि उसे यही एक जॉब मिला था ट्रांसलेटर का। वहाँ पर वो हुओ के एक बिज़नेस ट्रैवल से मिलती है। वो पहले एनी को परेशान नहीं कर पाता था क्योंकि एनी हुओ के साथ रहती थी, लेकिन अब उसे पता चल चुका था कि वो हुओ की कंपनी छोड़ चुकी है, और अब जब उसे ऐसे एनी मिल रही है तो वो उसे परेशान करने का ही डिसाइड करता है। एनी उसे कहती है तुम मुझसे पंगा लोगे तो मुझे कॉप को कॉल करने में देर नहीं लगेगा। वो हँसते हुए कहता है तुम्हारा कोई यहाँ पर हेल्प नहीं करने वाला है। लेकिन तभी यहाँ पर एनी
हुओ से टकराती है। अब हुओ को वापस से उसके साथ देख कर के उन्हें लगने लगता है कि कहीं हुओ उसका वापस से सपोर्ट ना करे। हेल्प तो वो एनी का करना चाहता था, लेकिन एनी उससे कहती है कि ये इसका पर्सनल मैटर है और ये खुद ही देख लेगा। हुओ सोचता है एक तो मैं यहाँ पर भलाई करने के लिए जा रहा हूँ और ऊपर से ये लड़की मुझे ही डाँट रही है। वो गुस्सा होकर के कह देता है ठीक है, तुम लोगों को जो करना है करो, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ऐसा बोल कर के वो वहाँ से जाने लगता है। अब उसका सेक्रेटरी उसे रोकते हुए कहता है, आई थिंक बॉस के आपको एनी का हेल्प करना चाहिए। वो लोग वापस से एनी को परेशान कर रहे होते और एनी खुद को सेव करने का कोशिश कर रही थी। वो अपने सेक्रेटरी से कहता है, तुमने सुना नहीं उसने क्या कहा, ये उसका प्राइवेट मैटर है और वो मेरा हेल्प नहीं लेना चाहती। लेकिन फिर वो जब यहाँ पर एनी का वॉइस सुनता है, वो लोग उसे लेके जा रहे थे तो उसे वापस जाना ही पड़ता है। एनी को वो भला ऐसा कैसे छोड़ सकता था? अब उन लोगों की पिटाई लगाई जाती है, लेकिन जब तक वो वहाँ पर पहुँचता है, तब तक वहाँ पर जुआन आ चुका था, एनी का हेल्प करने के लिए। अब जुआन इस तरीके से एनी का फ्रेंड था, वो उसे प्रोटेक्ट करता है और जब वो यहाँ पर एनी को जुआन के साथ देखता है, तो उसे होने लगता है जेलस। उसे पहले ही डाउट था कि वो जुआन के लिए उसे छोड़ रही है और अब ऊपर से इस तरीके से उसे सच में जुआन का साथ देखने से काफ़ी जेलस फ़ील करा रहा था। वो काफ़ी गुस्से में कार ड्राइव करते हुए आता है और बिल्कुल उनके सामने जाकर के रोक देता है। एनी गुस्से में जाकर के उससे बात करती है कि पागल हो गए हो क्या? ऐसे क्यों रिएक्ट कर रहे हो? वो उसे कहता है, अगर तुम इसे जाने के लिए नहीं बोलोगी, तो मैं सच में इसका कार एक्सीडेंट कर दूँगा। अब यहाँ पर एनी जुआन को कहती है, काम करो तुम जाओ, मैं तुमसे बाद में मिलती हूँ। ये मेरा बॉस मुझसे मिलने के लिए आया है, हमें कुछ इम्पोर्टेंट बात करना है। तो जुआन फ़िलहाल के लिए वहाँ से चले जाता है। अब यहाँ पर एनी हो से कहती है कि तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? वो से कहता है, क्या तुम सच में इस लड़के के लिए मुझे छोड़ रही हो? एनी कहती है, मेरा पर्सनल मैटर है और तुम्हें इसमें इंटरफेयर करने का अब कोई हक नहीं है। गुस्से में आकर के वो एनी को अंदर क्लब में लेकर के जाता है जहाँ पर कि जीजी भी आई हुई थी। वो कहता है, अब तुमने मुझे अपने बंदे से मिलाया, अब मेरी बारी है। तुम्हें भी तो मेरी फियांसे से जाकर के मिलना चाहिए। और इधर क्लब में जीजी सबको शो ऑफ कर रही होती है कि वो और वो जल्दी ही एंगेज होने वाले हैं। लेकिन तभी वो जब एनी को यहाँ लेकर के आता है, तो सब सोचने लगते हैं कि इसका बंदा दूसरी लड़की को क्यों लेके क्लब में आ रहा है। एनी कह रही है, वो तो एक्चुअल में मैं तो इनकी कंपनी की ट्रांसलेटर हूँ, इसी वजह से वो मुझे यहाँ पर लेकर के आया हुआ है। वो यहाँ पर किसी को एक्कम्पनी करने के लिए एनी को बोलता है। उसे मॉम का कॉल आ रहा था तो वो साइड में चले जाता है बात करने के लिए। वो के नहीं रहने पे ये लोग फुल ऑन एनी को बुली करने का प्लान करते हैं। वो की मॉम उस पर कॉल करके गुस्सा कर रही होती है कि तुम्हें जल्द से जल्द जीती से अपने शादी को फाइनल करना होगा। तुम्हारा सौतेला भाई शहर में आ चुका है और ग्रैंडफादर उसे अपनी कंपनी के शेयर्स भी देने के प्लान कर रहे हैं और मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहती हूँ क्योंकि वो डिजर्व नहीं करता है। जितनी जल्दी हो सके इस चीज़ी से अपनी शादी को फाइनलाइज करो ताकि ग्रैंडफादर तुम्हें वो कंपनी के शेयर्स दे सके। वो इंसान को चेक करता है तो हम व्यूअर्स को तो पता चल जाता है कि वो जुआन है, लेकिन हो को ध्यान नहीं था कि इस इंसान को कहाँ देखा है। दूसरी तरफ क्लब में अंदर यहाँ पर जीजी अपने दोस्तों के साथ मिल करके एनी को बुली कर रही होती है और बोलती है कि तुम्हारी इतनी हिम्मत कि मेरी फ्रेंड की फियांसे को तुम सेड्यूस करने का कोशिश करो। और वो लोग एनी को जबरदस्ती ड्रिंक करवा रहे होते हैं, लेकिन तभी वहाँ पर वो आ जाता है और वो एनी का सपोर्ट करते हुए एनी को वहाँ से लेकर के जा रहा था। जीजी उस पर गुस्सा करते हुए कहती है, फियांसू मैं हूँ तुम्हारी और तुम मुझे छोड़ करके किसी और के चक्कर में पड़े हो। इस बात पर वो उसे कहता है कि तुम बस नाम की फियांसे हो, ये बात तुम भी जानती हो। दोबारा मेरे पर्सनल लाइफ में इंटरफेयर करने का कोशिश करोगी तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। ऐसा बोलते हुए वो एनी को घर लेकर के जाता है। सारे दोस्त यहाँ पर जीजी का मज़ाक उड़ाने लगे थे, उसका बंदा किसी और को लेकर के गया। घर पर एनी की हालत खराब थी, उसे बहुत ज़्यादा ड्रिंक कराया गया था, उसे वोमिटिंग हो रहा था। वो यहाँ पर उसका ख़्याल रखता है, एनी को दवा वगैरह देता है। एनी यहाँ पर वो पर बहुत ही गुस्सा थी और वो उसे कह रही होती है कि वो उसके साथ इस टाइप का बिहेव करना बंद करे। वो हुआ से ब्रेकअप कर चुकी है और उसकी ऑलरेडी फियांसे है, तो वो उस पे जाकर के फ़ोकस करे। वो उसे अपना ख़्याल रखने के लिए बोलता है और कहता है कि वो जल्द ही उसे एक प्रॉपर एक्सप्लेनेशन देगा, लेकिन वो तो घोड़े बेच कर के सो रही होती है। वो को उसकी मॉम का वापस से कॉल आ रहा होता है तो वो उनसे मिलने के लिए जाता है। जहाँ पर कि वो उस पर गुस्सा कर रही थी तो वो उसे कहता है कि उसने जो लड़की रखी है वो बस टाइम पास के लिए रखी है और उसकी मॉम को इस बात का फ़िक्र करने का कोई ज़रूरत नहीं है। वो एनी के बारे में अपनी फैमिली को भी नहीं बताना चाहता था, उसे पता था कि उसकी फैमिली यहाँ पर एनी को परेशान करेगी। ये बंदे को एनी से कब प्यार हो गया, उसे इस बात का एहसास ही नहीं था। लेकिन जो इंसान प्यार करता है तो सामने वालों को ऐसे बुली करने का क्या ही मतलब है।
जीजी ये बात सुनती है, उसकी मॉम उसे सांत्वना देती है कि बेटा तुमने सुना ना, वो बस उस लड़की के साथ टाइम पास करने के लिए है, तुम्हें ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, तुम ही हमारे घर की होने वाली बहू हो। जीजी की स्माइल तो देखो, लगता है एक कान से दूसरे कान को छू रही है। किसी और की मिस्ट्रेस बनने का कितना शौक है उसे। अगली सुबह जब एनी जगती है तो घर की मेड उसे सूप देती है और कहती है जाने से पहले हुआ ने तुम्हारे लिए कुछ गिफ्ट भी अरेंज किया, और वो ऑफिस निकल गया। एनी खुश होकर के अपना गिफ्ट ढूंढ रही होती है तो उसे पता चलता है कि हो ने अपना कार्ड उसे दिया है। उसे ऐसा लगने लगता है कि वो उसे यही समझता है कि वो पैसे के लिए उसके साथ है। वो इन हरकतों से हो की तंग आ चुकी थी और वो फाइनली उसे ब्रेकअप करने का डिसाइड करती है। वो ये कार्ड ले जाकर के हो के सेक्रेटरी को लौटाते हुए कहती है जाकर के अपने बॉस को दे देना और कह देना कि अब मैं उसमें इंटरेस्टेड नहीं हूँ, मुझे उसके पैसे नहीं चाहिए। उसका सेक्रेटरी उसे रोकने का कोशिश कर रहा था, लेकिन वो हुओ की सिचुएशन के बारे में इट्स ऑब्वियस कि एनी को नहीं बता सकता है। एनी अपनी जॉब पर वापस लौट रही होती है, तभी उसे पता चलता है कि हुओ ने एनी का जॉब छुड़वा दिया। बस बात से और ज़्यादा गुस्सा आ जाती है। हुओ को लगता है कि वो उससे मिलने के लिए कंपनी आई है, लेकिन एनी नहीं। उसका सेक्रेटरी यहाँ पर आता है और कहता है कि एनी ने आपके लिए कुछ गिफ्ट भेजे हैं। हुओ उन गिफ्ट को मंगाता है। जब वो उसे ओपन करता है तो देखता है कि एक्चुअल में जितने भी गिफ्ट उसने एनी को इन 3 सालों में दिए थे, वो उन सारे गिफ्ट को लौटा रही है। उसका सेक्रेटरी कहता है कि एनी ने आपके लिए मैसेज दिया है कि मैंने तुम्हारे सारे गिफ्ट रिटर्न कर दिए हैं, मुझे तुम्हारे अब एहसान की कोई ज़रूरत नहीं है। हम दोनों अलग हो चुके हैं तो बेहतर होगा कि वो उसे परस्यू करना बंद करे। वो को ध्यान आता है कि एनी को एक नेकलेस पसंद आया था, उसने एनी को गिफ्ट किया था। पहला गिफ्ट था वो, फिर भी वो उसे नहीं रख रही है। जब उसका सेक्रेटरी लेके जा रहा था, जीजी उस नेकलेस को देखती है तो सोचती है कि 30 मिलियन का नेकलेस वो एनी को दे रहा था, तो वो नेकलेस को लेकर के रख लेती है। वो भी इस बारे में पता नहीं था। वो वो उसे इस बारे में बात करने के लिए जाती है कि अब हम दोनों जल्दी एंगेज होने वाले हैं, तो तुम्हें मुझ पर ध्यान देना चाहिए। इस बात पर वो उसे गुस्सा करते हुए कहता है, मैंने तुम्हें पहले भी कहा है, अगर तुम अपनी औकात में रहोगी और मुझसे ज़्यादा टची नहीं होगी, तो ही मैं यहाँ पर तुमसे शादी करने के बारे में सोच सकता हूँ। लेकिन अगर असली फियांसे का हक तुम्हें चाहिए, तो वो तुम्हें कभी नहीं मिलने वाला है। जीजी जानती थी कि वो सिर्फ़ उसे फैमिली बिज़नेस के लिए उससे शादी करने के लिए हाँ कहा है, लेकिन उसे हुओ का प्यार चाहिए था। इस वज़ह से वो एनी को हुओ के लाइफ़ से निकालने का पूरा कोशिश करने का डिसाइड करती है। दूसरी तरफ एनी अपने बॉस को सॉरी बोलते हुए वापस से कंपनी लौट जाती है। उसका बॉस उसे कुछ इम्पोर्टेंट क्लाइंट की इन्फॉर्मेशन देता है और कहता है, तुम्हें ये काम करना पड़ेगा, इसे तुम मना नहीं कर सकती। वो हुओ और जीजी से रिलेटेड होने वाला था, लेकिन उसकी मजबूरी थी। एनी फिर हॉस्पिटल चली जाती है अपनी मॉम का ट्रीटमेंट के लिए, कुछ फीस वगैरह उसे भरना था। उसकी फ्रेंड वहाँ पर उससे बात कर रही थी कि तुमने सच में यहाँ पे वो से ब्रेकअप कर लिया? वो कहती है हाँ, मैंने सच में उससे ब्रेकअप कर लिया। फिर जब वो अपनी मॉम से के बारे में जानने के लिए जाती है, तो वहाँ पर वो जुआन से मिलती है। जुआन भी अपनी मॉम के लिए यहाँ पर आया हुआ था। उसे पता चलता है कि एक्चुअल में उसकी मॉम को अल्जाइमर है। एनी उसकी मॉम से मिलने के लिए जाती है तो वो उसे जुआन की गर्लफ्रेंड समझ लेती है। यहाँ पर जुआन उसे कहता है एनी को कि मेरी फेक गर्लफ्रेंड बन कर के एक्टिंग करो, मेरी मॉम के पास वैसे भी ज़्यादा समय नहीं है, सिर्फ़ 3-4 महीने उनके पास वक़्त है। एनी यहाँ पर जुआन की दोस्ती के नाते उसकी फेक गर्लफ्रेंड बन कर के एक्टिंग करने के लिए तैयार हो जाती है, लेकिन कभी-कभी जो ज़िंदगी में दिखता है वो सच नहीं होता। अगले सीन में एनी और जोहान मिलकर के एनी के मॉम का केयर कर रहे थे हॉस्पिटल में, उसका ख्याल रख रहे थे, और एक इंसान उनसे छुपा करके उनके पिक्चर को क्लिक करके हुओ को सेंड कर देता है। हुओ को जब ये फ़ोटोज़ मिलते हैं, तो ये देख कर के वो अपना मीटिंग वीटिंग छोड़ कर के एनी से मिलने जाने के लिए निकल जाता है। वो दोनों आपस में बात करते हुए हॉस्पिटल से बाहर निकलते हैं, तभी वहाँ पर वो आ जाता है। उन दोनों को साथ में देख कर के वापस से उसको चुल मच जाता है और काफ़ी जेलस हो रहा था। वो ज़बरदस्ती एनी को कार में खींच के लेके जाता है। उसका सेक्रेटरी जोहन को रोक रहा होता है। एनी उसे कहती है कि तुम्हारा क्या बकवास स्टार्ट हो जाता है। तो वो कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि लड़का तुम्हारे लिए सही है? तुम्हें पता भी है कौन है? एनी कहती है मुझे नहीं जानना है ये कौन, और ये मेरा फ्रेंड है, मैं बस इतना जानती हूँ। बेहतर होगा कि जब हमारा ब्रेकअप हो चुका है तो तुम ये ना करो। लेकिन वो जानबूझ कर के जुआन को दिखाने के लिए एनी को किस करता है और कार के विंडो को ओपन कर देता है, ताकि यहाँ पर जुआन देख सके। जुआन को भी ये देख के बहुत गुस्सा आ रहा था कि वो एनी को ऐसे बुली क्यों कर रहा है। एनी उसे कहती है कि देखो ये सब कुछ करके मुझे खुद से नफरत कराने पर मजबूर मत करो। ऐसा बोल कर के वो वहाँ से जाने लगती है, लेकिन वो उसे अपने घर लेकर के जाता है। वो खाना-वाना नहीं खा रही थी तो वो उसे अपने हाथों से खाना खिलाने के लिए लेके आता है। वो कहती है बेहतर होगा ये सब अपना फेक केयर तुम अपनी फियांसे जीजी के लिए बचा कर के रखो। मुझे जाने दो।
दूसरी तरफ जिजी ने ही वो फ़ोटोग्राफ़र हायर किया था, जो कि हनी के बारे में इस तरीके से सारी बात बताता है कि वो उसे अपने घर वग़ैरह भी लेकर के गया हुआ है। ये सुनकर के जिजी को बहुत ही गुस्सा आने लगता है, बट वो कर भी क्या सकती थी। दूसरे दिन जिस एनी वहाँ से निकलने का कोशिश कर रही थी, तो गार्ड्स उसे रोक रहे थे। उसे अपना जॉब कंप्लीट करने के लिए जाना था, पर जैसे न तैसे बहाना करके वहाँ से निकल ही जाती है। उसके गार्ड्स को बोल देती है कि खुद वो ने उसे बुलाया था, कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स डिलीवर करने हैं। ये बात हुआ को पता नहीं था कि एनी झूठ बोल कर के निकल रही है। वो उस पार्टी में जाने के लिए अपनी फ्रेंड से बात करते हुए जल्दी-जल्दी निकलती है। वहाँ जाकर के वो चीज़ों को हैंडल आउट करती है और यहाँ पर जो लोग भी एनी का इंतज़ार कर रहे थे कि एक्चुअल में ट्रांसलेटर आए तो यहाँ पर बात हो सके, तो फिर वो जाके हैंडल करती है और ये कोई और नहीं हो का वही राइवल था, जो कि कहानी की शुरुआत में एनी को परेशान कर रहा होता है। एनी शुरुआत में तो उसका काम बहुत ही अच्छे तरीके से कर रही थी, लेकिन लास्ट में जब वो उसे ड्रिंक पीने के लिए फ़ोर्स करने लगता है, तो वो उल्टे-सीधे ट्रांसलेशन करके उन बिज़नेसमैन को बताने लगती है। वो लोग उस पर गुस्सा करने लगते हैं। लेकिन एट द एंड एनी को वो ज़बरदस्ती ड्रिंक करने के लिए बोलता है, तो एनी थोड़ा बहुत ड्रिंक कर लेती है, बट उसे पता नहीं था कि उसमें उसने लव डोज़ मिलाया हुआ है। दूसरी तरफ फ़ो को पता चल जाता है कि एनी ऐसे मुसीबत में है, जीजी यहाँ पर शादी का ड्रेस उसे सेलेक्ट कराने के लिए आई हुई थी, तो वो उसे छोड़ कर के एनी को सेव करने के लिए निकल जाता है। ये देखते ही जीजी सोचती है कि एनी ज़्यादा देर तक प्योर नहीं रहने वाली, क्योंकि उसे पता था कि वो बंदा उसे छोड़ेगा नहीं। उसने खुद यहाँ पर उस बंदे को ऑर्डर दिया था एनी को बुली करने का। इधर एनी खुद को उस बंदे से सेव करते हुए वहाँ से निकल रही थी, लेकिन वो बंदा उसे फ़ॉलो करते हुए वहाँ तक आ जाता है। वो कहती है कि वो उसे छोड़ेगा नहीं। इस बात पर वो कहता है खुद वो नहीं ऑर्डर दिया है, लेकिन एनी को इस बात पर भरोसा नहीं हो रहा था। तभी वहाँ पर जीजी आती है और उसे एक फेस फर्स्ट रिकॉर्डिंग सुनाते हुए कहती है, वो ने खुद कहा है कि उसका एनी से अब कोई रिलेशन नहीं है, जिससे जो भी करना है करे, उस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। एनी इस बात से बहुत ही ज़्यादा सैड हो जाती है और जल्दी-जल्दी खुद को सेव करते हुए वहाँ से निकलती है। दूसरी तरफ वो भी एनी को ढूँढते हुए यहाँ आ रहा था, उसे उसकी फ़िक्र हो रही थी कि कहीं उसके साथ कुछ गलत ना हो जाए। रास्ते में वो हो से टकराती है, हो उसे सँभालते हुए वहाँ से लेकर के जा रहा था, लेकिन उस वॉइस रिकॉर्डिंग की वजह से एनी यहाँ पर हो से बहुत ज़्यादा ही गुस्सा थी और उसे खुद से दूर रहने के लिए कहती है। एनी को नहीं पता था ज हो को नहीं पता था कि एनी किस बात से उतना इससे गुस्सा है। इन दोनों की लड़ाई के चक्कर में एनी यहाँ पर स्विमिंग पूल में गिर जाती है और उसे सेव करके लेके जाता है अपना घर। हालाँकि हो को वाटर का फ़ोबिया था। बचपन में वो मरते-मरते बचा था पानी में डूब करके, उसके बाद से वो कभी भी स्विमिंग पूल जैसे एरिया में एंटर नहीं किया, लेकिन फिर भी एनी को बचाने के लिए वो ये करता है। डॉक्टर्स उसे कहते हैं कि हो को दोबारा पानी में एंटर नहीं करना होगा, क्योंकि उसका फ़ोबिया रिकवर नहीं होने वाला है। एनी ठीक है, उन लोगों ने उसे दवा दे दिया है और उसे कुछ टाइम में होश आ जाएगा। एनी हो के इस हालत में देख कर के उससे पूछती है कि उसे क्या हुआ है, तो वो बताता है कि बचपन में एक्चुअल में वो पानी में डूब रहा था, जैसे-तैसे करके उसकी जान बचाई गई थी। उसके बाद से उसे पानी से बहुत ज़्यादा ही डर लगता है। एनी कहती है, तो तुमने मेरी जान बचाने के लिए स्विमिंग पूल में क्यों कूदा? वो उसे नहीं बताता कि वो उससे प्यार करने लगा है, लेकिन बस उसका ख़्याल रखता है। अगली सुबह जीजी को सबक सिखाने के लिए उसके डैड की कंपनी के कुछ ब्लैक सीक्रेट वो रिवील कर देता है, लेकिन फिर भी अपनी कंपनी के लिए उसे जीजी के साथ अपना एंगेजमेंट कंटिन्यू करना था। ये देखते ही एनी का मूड ऑफ हो जाता है। वो उसे कहता है, ये तो तुम भी जानती हो कि मेरा सिर्फ़ जीजी के साथ फेक रिलेशनशिप है। एनी कहती है, मुझे नहीं पता और ना ही मुझे ये जानना है। हम दोनों अलग हो चुके हैं, तुम बार-बार मुझे प्रेशर करना बंद करो। वो एनी को एक नया रिलेशनशिप कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के लिए देता है। एनी उसे मना कर रही थी, तो वो ज़बरदस्ती उसे कॉन्ट्रैक्ट साइन करा लेता है। वो किसी भी हालत में सिर्फ़ और सिर्फ़ एनी को अपने साथ रखना चाह रहा होता है। इसके बाद कहता है, चलो कंपनी में एक मस्त ड्रामा दिखाता हूँ। एनी को वो अपनी कंपनी लेकर के जाता है। काफ़ी देर तक जब कोई नहीं आता है, तो वो उसे पूछ रही थी कि आखिरकार प्रॉब्लम क्या है? मुझे क्यों यहाँ बुला के रखे हुए हो? वो एनी को कहता है, जब तक तुम फ्री हो तब तक मेरे लिए पेपर को ट्रांसलेट कर दो। एनी उस पेपर को लेने के लिए जाती है, तो वो उसे अपने लैब में बैठा लेता है और कहता है कि मैं तो बस तुम्हारे करीब आना चाह रहा था। एनी को वो एक तरफ किस कर रहा होता है और दूसरी तरफ जीजी वो उसे मिलने के लिए उसकी कंपनी में आ रही थी। उसे नहीं पता था कि एनी वहाँ पर पहले से ऑलरेडी है। जब वो उन दोनों को साथ में देखती है, तो बहुत ही गुस्सा करने लगती है। इस बात पर वो उस लड़के का वीडियो से दिखाते हुए कहते हैं, शुक्र मनाओ कि मैं तुम्हें जेल नहीं भेज रहा हूँ, लेकिन इस चीज़ का बदला तो मैं तुम्हारे डैड से लेकर के रहूँगा। मुझे भी पता है कि ये बंदे ने खुद ही कन्फेस किया है कि तुम ही ने उसे एनी के खिलाफ भेजा था। अब जीजी घबराने लगती है, क्योंकि हो को गुस्सा आया तो वो सच में उसकी कंपनी को बैंकरप्ट कर देगा, लेकिन फिर भी उसका ऑब्सेशन हो के लिए खत्म नहीं हो रहा होता है। याद दिलाती है कि उसकी मॉम ने कहा है कि शादी उसकी तो जीजी से ही होनी चाहिए। चाहे उसे जितना टाइम पास करना है कर ले, लेकिन वाइफ तो
जीजी ही बनने वाली है। वो उसे डाँटते हुए वहाँ से जाने के लिए कहता है। एनी सोच रही थी कि क्या सच में जीजी से शादी करेगा सिर्फ़ अपने फैमिली के लिए? उसे खुद भी इस बात का भरोसा नहीं हो रहा था। जीजी के जाने के बाद वो उसे कहती है, "तुम ये मुझे दिखाने के लिए बुलाए थे?" वो कहता है, "हाँ, हाँ, कैसा लगा तुम्हें?" एनी एक पेपर लेकर के दूसरी कंपनी को डिलीवर करने के लिए जाती है, तभी उसका ध्यान जाता है। ये तो उसी प्रोजेक्ट से रिलेटेड है जिस प्रोजेक्ट के बाद उसके डैड ने खुद को हर्ट कर लिया था। वो बहुत ही ज़्यादा कर्ज़े में चले गए थे। वहाँ पर वो उसके डैड के बिज़नेस पार्टनर की बेटी से मिलती है। ये लड़की एनी को अपना दुश्मन मानती थी क्योंकि उसे ऐसा लगता था कि उसके डैड के मरने के बाद उसके डैड बीमारी की वज़ह से चले गए, लेकिन इन सब के ज़िम्मेदार एनी के डैड हैं। वो उसे काफ़ी खरी-खोटी सुनाती है। एनी कहती है, "देख बहन, मेरी भी डैड की गलती नहीं है। उन्हें खुद ही धोखा मिला था, ये तो तुम्हें भी पता है। लेकिन सिचुएशन इतनी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होने वाली थी, ये बातें तो उन दोनों को ही नहीं पता था।" एनी को वो कहती है, "तुम्हें लगता है तुम्हारे डैड की मौत इतनी आसान है? किसी दिन फुर्सत हो ना अपने पार्ट टाइम बॉयफ्रेंड से, तो जाकर के चेक कर लेना तुम्हारे डैड के साथ एक्चुअल में हुआ क्या था।" ये बात एनी को यहाँ पे ट्रिगर कर जाती है, जो इतने सालों से ये सोच रही होती है कि उसके डैड ने खुद को हर्ट किया क्योंकि वो कर्ज़े में चले गए थे, लेकिन असलियत क्या है, वो उसे पता नहीं था। और उस लड़की के कहने के बाद वो सच में अपने डैड के इस मैटर को इन्वेस्टिगेट करने के बारे में सोचती है। वो लड़की अभी एनी को कुछ और भी बताना चाह रही थी, तभी वहाँ पर जुआन आ जाता है। जुआन के आते ही वो टॉपिक चेंज हो जाता है और वो लड़की वहाँ से चली जाती है। जुआन पूछता है वो यहाँ क्या कर रही है, तो एनी कहती है कि वो यहाँ पर कुछ हुआ के लिए डॉक्यूमेंट्स डिलीवर करने के लिए आई थी। जुआन को जब भी मौका मिलता था, वो एनी को कन्फेस करता था कि वो उसे पसंद करता है और उसे अपनी गर्लफ्रेंड बनाना चाहता है। एनी हर बार उसे रिजेक्ट कर दिया करती थी, आज भी वो यही कर रहा होता है। एनी वापस उसे रिजेक्ट करके जा रही थी, लेकिन तभी वहाँ पर वो आ जाता है और जुआन को एनी के साथ वापस से देख कर के गुस्से में आकर के उसे पंच कर देता है। एनी भी अपना गुस्सा कंट्रोल नहीं कर पाती है और वो हो पर चिल्लाने लगती है कि वह ऐसा बिहेव कैसे कर सकते हैं। वो दोनों ही एनी को अपने साथ लेकर के जाना चाह रहे थे, लेकिन तभी हो को घर से कॉल आने लगता है। एनी कहती है, "जाओ जाकर के पहले अपनी फियांसे को सँभालो, तब आना मुझसे बात करने के लिए।" और वो जुआन के साथ वहाँ से चली जाती है। वो अपने सेक्रेटरी को जुआन पे नज़र रखने के लिए कहता है क्योंकि उसे डर था कि वो एनी को हर्ट कर सकता है। जब वो घर जाता है तो उसकी मॉम उस पर चिल्ला रही थी कि तुम्हें पता है कि तुम्हारा सौतेला भाई कितना ज़्यादा आगे बढ़ चुका है, कंपनी में वो अच्छा करने के बहाने ग्रैंडफ़ादर का दिल जीतते जा रहा है। तुम्हें जल्द से जल्द जीजी से शादी करने के लिए मैंने बोला है, लेकिन तुम सुन ही नहीं रहे हो। वो उसे कहता है कि मैं जीजी से शादी करूँगा या नहीं ये मेरा पर्सनल डिसीज़न है, आप उसमें इंटरफेयर नहीं कर सकती हो। लेकिन उसकी मॉम ने तो जीजी को अपने घर की बहू मान ही लिया था। जीजी ने यहाँ पर एनी को ब्राइड्समेड बनाने के लिए कहा था, ताकि वो उसे जानबूझ करके ज़्यादा जेलस फ़ील करा सके। इधर एनी जो है हॉस्पिटल में जुआन की मॉम से मिलने के लिए जाती है, वो हॉस्पिटलाइज़ थी। उसकी मॉम यहाँ पर जानबूझ करके उसे अपने होने वाली बहू की तरह ट्रीट कर रही होती है और कहती है तुम दोनों की एंगेजमेंट कब है? फलाना-ढिमकाना पूरा बोल रही होती है। एनी को अपने खानदानी घर का गिफ्ट वगैरह भी देती है। एनी को मजबूरी में ये सब कुछ एक्सेप्ट करना पड़ता है। वो जुआन के दोस्ती के नाते ये सारा काम कर रही होती है। जुआन उसे समझाता है सिर्फ़ कुछ दिन और मेरी मॉम अगर ठीक हो जाती है या फिर वो इस दुनिया में जब 3 महीने बाद नहीं रहेंगी तो मैं सारे रिलेशनशिप को क्लैरिफ़ाई कर दूँगा, तुम्हें ज़्यादा फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है। ये हम दोनों के रिलेशनशिप को ख़राब नहीं करेगा। मुझे भी पता है कि तुम शायद मुझे कभी प्यार नहीं करोगे, लेकिन मेरी मजबूरी है, इसी वज़ह से मुझे तुम्हारा इस्तेमाल करना पड़ रहा है। एनी यहाँ वापस से जुआन पे तरस खा के उसका हेल्प करने के लिए रेडी हो जाती है। बदले में जुआन एनी को उसके फ़ेवरेट डायरेक्टर से मिलने के लिए लेकर के जाता है। एनी उस डायरेक्टर से मिल कर के काफ़ी ज़्यादा ही वाले खुश थी क्योंकि उसने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि वो कभी उस डायरेक्टर से मिल पाएगी। वो उस डायरेक्टर के साथ काम करना चाहती थी। उसका सपना था डायरेक्टर बनना, लेकिन सेक्रेटरी बनना उसकी मजबूरी हो जाती है क्योंकि उसे अपनी मॉम के लिए पैसे चाहिए थे। डायरेक्टर वगैरह से मिलने के बाद जब वो लौट रही होती है तो जॉन वापस से एनी को कन्फेस करता है कि क्या वो उसे एक मौका नहीं दे सकती, वो सच में उसे प्यार करता है। एना से वही कहती है कि मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है कि मैं कभी तुमसे प्यार नहीं कर सकती। मैं सिर्फ़ और सिर्फ़ तुम्हें अपना दोस्त मानती हूँ और कुछ भी नहीं। वो कहता है हुओ की वज़ह से? क्योंकि तुम हुओ को प्यार करती हो? एनी कहती है कि ये एक पर्सनल क्वेश्चन है और उस बात का जवाब देना ज़रूरी नहीं समझती है। उसे रिजेक्ट करते हुए जब वो घर पहुँचती है तो देखती है कि हुओ अभी भी जगा हुआ है। वो हुओ से पूछती है कि इतनी लेट नाइट तुम क्यों जगे हो? तो हुओ जेलस होकर के कहता है कि ताकि मैं सुन सकूँ कि तुम्हारी और जॉन की बातें इतनी देर तक क्या हुई, जो कि तुम्हें आने में इतना देर लगा। एनी उसे नहीं बताती है। वो उसे कहता है कि जीजी ने तुम्हें ब्राइड्समेड चूज़ किया है। अगले महीने की 3 तारीख को हमारी शादी है। एनी कहती है ठीक है, वो आ जाएगी। उसके पास कोई ऑप्शन भी नहीं था। अगले दिन जुआन की फैमिली के साथ वो हो की फैमिली से मिलने के लिए जाती है। शौक तो उसे तब लेता है जब उसे पता चलता है कि एक्चुअल में हो और जुआन
दोनों ही सौतेले भाई हुआ करते हैं, ये बात खुद एनी को पता नहीं था। जब वो यहाँ पर आता है जीजी के साथ तब उसे शौक लग जाता है कि बाप रे! ये कहानी चल रहा है यहाँ पर। उसकी फैमिली यहाँ पर जॉन को कभी भी एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं थी। लेकिन यहाँ पर जो हुआ था वो एनी को जॉन की फ़ोन से सुन कर के तो शॉक्ड ही हो जाता है। जो यहाँ पर फाइनली ग्रैंडफ़ादर थे वो जॉन को और एनी के रिश्ते को एक्सेप्ट कर लेते हैं और वो कह रहे थे कि ठीक है तुम दोनों जब गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हो तो जल्द से जल्द अपना शादी-वादी के बारे में भी सोचो और कंपनी का 10% शेयर भी वो जुआन को देने का बात कर रहे थे। हालाँकि ये बात हुआ कि फैमिली को पसंद नहीं आता है, लेकिन ये शेयर्स ग्रैंडफ़ादर का और मर्ज़ी उनका है, वो चाहे जिसे भी दे। एनी यहाँ पर सोच रही होती है कि वो दोनों भाइयों के बीच में बहुत बुरी फँसी है। वॉशरूम जाने के बहाने वो थोड़ा-सा रिलैक्स होने के लिए जाती है, तो वो उसके पीछे-पीछे आ जाता है। वो उसे बोलता है कि मुझे नहीं लगा था कि तुम सच में जुआन के लिए मुझे छोड़ने वाली हो। एनी उसे कहती है मेरा उसका क्या चल रही है, हम दोनों का पर्सनल मैटर है। मैंने तुम्हारे पर्सनल लाइफ में इंटरफेयर नहीं किया ना, तुम अपनी बंदी से शादी करने के लिए मुझे ब्राइड्समेड बना रहे हो, अपनी एक्स गर्लफ्रेंड को। तो ऑब्वियस सी बात है कि मैं भी अपने लाइफ में तो कुछ कर ही सकती हूँ। ओह! एक सेकंड मैं तो भूल ही गई थी। मेरा और तुम्हारा तो कोई रिलेशनशिप भी नहीं ना है, हमारे तो इस रिश्ते का कोई नाम भी नहीं है। गुस्सा होकर के वो जानबूझकर के एनी को लव बाइट देने लगता है। वॉशरूम के बाहर यहाँ पर जुआन था और एनी को पूछता है कि क्या वो बहुत टाइम लगा रही हो, सब ठीक तो है ना? एनी कहती है कि हाँ, शायद उसे पीरियड्स आ गया है, इसी वज़ह से उसे वक़्त लग रहा है। वो थोड़ी देर में बाहर आती है। ऐसा बोल कर के वो हो को वहाँ से जाने के लिए बोलती है और फिर उसके फैमिली मेंबर से मिलने के लिए जाती है। जहाँ पर कि उसके फैमिली मेंबर एनी को क्रिटिसाइज़ कर रहे थे कि वो अपना गला क्यों ढकते चल रहे हैं? कुछ सेमलेस करते हुए आई है क्या? एनी कहती है ऐसा कुछ भी नहीं है। वो लोग ज़बरदस्ती उसके ड्रेस को साइड करके ऐसे उसका नेक देखते हैं। एनी ने पहले से खुद को प्रिपेयर कर लिया था, वहाँ का स्किन स्क्रैच कर लिया था जिससे उन्हें ये ना पता चले कि एक्चुअल में ये एक लव बाइट है, उन्हें ऐसा लगे कि ये एक स्क्रैच है। फिलहाल तो एडी ने खुद को सेव कर लिया, उसकी फैमिली वगैरह यहाँ पर उन दोनों का रिलेशन को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार थे, लेकिन एनी को लग रहा था कि वो बुरा फँसी है और वो जल्द से जल्द वहाँ से निकलना चाह रही थी। थोड़ी देर बाद फाइनली यहाँ पर जॉन एनी और अपनी मॉम को वहाँ से लेकर के जाता है। एनी सोच रही थी वो कैसे इस सिचुएशन से बाहर निकले। अगले दिन वो उस डायरेक्टर के असिस्टेंट बन के काम करने के लिए गई होती है, तो वहाँ पर वो एक दूसरी हीरोइन से मिलती है। ये हीरोइन एनी से इसलिए जेलस होती है क्योंकि वो जोहन की एक्स गर्लफ्रेंड रह चुकी है और वहाँ पर एनी उस गर्ल से भी मिलती है और वो दोनों उसके डैड की कंपनी के बारे में मिल कर के बात करते हैं। वो दोनों डिस्कस करते हैं कि वो दोनों साथ में मिल कर के इस सिचुएशन को इन्वेस्टिगेट करेंगे ताकि उन्हें भी सच्चाई पता चल सके। तो वो लड़की एनी के साथ मिलके काम करने के लिए रेडी हो जाती है। उस गर्ल के जाने के बाद हीरोइन वहाँ पर आती है। अपनी दोस्त के साथ वो एनी को बुली करने लगती है कि वो जुआन से दूर रहे क्योंकि जुआन आज नहीं तो कल वापस से उसके पास आएगा। एनी उसे कहती है अगर तुम्हारा जुआन सच में तुम्हारे पास आने वाला होता तो तुम मुझे आकर के कुछ नहीं बोल रही होती। बेहतर होगा कि तुम खुद के रिलेशन जुआन के साथ जाकर के ठीक करो और तब आकर के मुझे ज्ञान देना। वो यहाँ आया था, वो ये सारी चीज़ें देख रहा होता है। उसे नहीं पता था कि एनी यहाँ पर आने वाली है। वो लड़की जब यहाँ पर एनी को बुली करने की कोशिश करती है, तो वो जाकर के उसे सेव कर लेता है। वो एनी को सपोर्ट करता है, तो वो लड़की कुछ बोल नहीं पाती है और उसके गार्ड्स यहाँ पर उस गर्ल को वहाँ से लेकर के जाते हैं। एनी एक्चुअल में हो के शुक्रगुज़ार थी क्योंकि उसने यहाँ पर उसका इस तरीके से हेल्प जो किया था। अब यहाँ पर ये सब कुछ होने के बाद एनी हो से कहती है कि मुझे तुमसे कुछ इम्पोर्टेंट बात करना है। हो शुरू में भाव खा रहा होता है कि मैं बहुत बिज़ी हूँ, मेरे पास टाइम नहीं है। एनी कहती है चलो ठीक है, ऐसा करके जाने लगती है तो कहता है अरे यार कभी मना भी लिया करो। फिर मैं एनी से पूछता है बताओ क्या हुआ? तो एनी से बताती है कि 3 साल पहले जिस प्रोजेक्ट पर तुम फ़िलहाल काम करके बहुत प्रॉफ़िट कमा रहे हो मेरे डैड का हुआ करता था। मुझे जानना है कि आखिरकार उस प्रोजेक्ट में ऐसा क्या गड़बड़ी हुआ था जिस वज़ह से कि मेरे डैड इतने कर्ज़े में चले गए थे। उसके लिए उसे अपनी कंपनी के कुछ इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे, तो वो यहाँ पर एनी को देने के लिए तैयार हो जाता है। साथ ही में अपने सेक्रेटरी को भी इस मैटर को इन्वेस्टिगेट करने के लिए कहता है, क्योंकि एक्चुअल में इस मैटर में क्या हुआ था, ये बात खुद उसे नहीं पता था। रात में एनी इन चीज़ों को इन्वेस्टिगेट कर रही थी, उसने जुआन को भी अपने डैड के बारे में हेल्प करने के लिए बोला था, लेकिन उसे कुछ भी हाथ नहीं लगता है। वो सोचती है उसे इतनी आसानी से ये प्रोडक्ट कैसे हाथ लग गया और जुआन के हाथ नहीं लगा। उसे लगता है कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। वो उस लड़की को भी कॉल करके ये सारी बातें बताती है। अगले दिन जब उस गर्ल से मिलती ही इन्फॉर्मेशन दे करके वो गर्ल भी शॉक हो जाती है। कितने साल से वो इन चीज़ों को पता लगाने का कोशिश कर रही थी, लेकिन उसे कुछ भी इन्फॉर्मेशन नहीं मिल पा रहा था। एनी कहती है हो की वजह से मुझे इन्फो मिल पाया है। वो कहती है ठीक है मुझे कुछ समय दो, मैं जल्दी से जल्दी इस मैटर को इन्वेस्टिगेट करता हूँ। तभी वहाँ पे
जुआन सबके लिए कॉफ़ी लेकर के आया हुआ था, वो एनी को भी कॉफ़ी देता है और यहाँ पर उस गर्ल को भी कॉफ़ी देता है जिसके साथ उसके रूमर गर्लफ्रेंड होने का वो नाम था। अब ये देखते ही यहाँ पर एनी को थोड़ा-सा गड़बड़ लगता है कि अगर वो उसमें इंटरेस्टेड है तो फिर वो उसके पीछे क्यों ही पड़ा रहता है। लेकिन उस बात को ज़्यादा ध्यान नहीं देती है। जुआन कहता है बस एक बार और मेरे फैमिली वाले से मिल लो, इसके बाद मैं तुम्हें डिस्टर्ब नहीं करूँगा, मैं कह दूँगा कि हम दोनों का ब्रेकअप हुआ है। तो जुआन सोचती है चलो ठीक है लास्ट टाइम वो यहाँ पर उसका हेल्प कर देती है, इसके बाद वो उसे भी परेशान नहीं करेगा। तो वो मान जाती है, लेकिन उसे पता नहीं था कि लास्ट टाइम उसके लिए कितना ज़्यादा वाला भारी पड़ने वाला है। और ये हीरोइन एनी को जुआन के साथ देख कर के बार-बार जेलसी फील करते रहती है। नेक्स्ट डे जब वो लोग यहाँ पर जोआन की फैमिली से मिलने के लिए जाते हैं, तो वहाँ पर सीधी एंगेजमेंट का ही बात हो रहा होता है। एनी ये सुन कर के शॉक्ड हो जाती है। शुरुआत में तो वो जोआन से कुछ कह नहीं सकती है, लेकिन बाद में वो उस पर गुस्सा कर रही थी कि तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया कि ये सब कुछ होने वाला है। इस बात पर जोआन उसे कहता है कि ये सब कुछ बस फेक है, थोड़ा-सा टॉलरेट कर लो। हुओ और जीजी भी वहाँ पर आते हैं। जीजी ये देख कर के शॉक हो जाती है कि एनी यहाँ पर हुओ से शादी ना कर सकी, तो वो उसे छोड़ कर के यहाँ पर जोहान को पटाने का प्लान कर रही है, लेकिन उसे क्या, उसे तो सिर्फ एनी से पीछा छुड़ाने से मतलब है। और वो दोनों को फाइनली सेम ही डेट ये डिसाइड होता है कि जब दोनों लोगों का शादी होने ही वाला है, तो सेम ही डे क्यों ना यहाँ पर वो दोनों शादी कर लें। मजबूरी में यहाँ पर एनी को उसकी फेक वाइफ बनने के लिए हाँ कहना पड़ता है। और वो इस चीज़ के लिए राज़ी हो जाती है कि चलो ठीक है भाई, वो उससे एंगेजमेंट करने के लिए भी तैयार है, उसे कोई प्रॉब्लम नहीं है इस चीज़ से। लेकिन हो को ये देख कर के काफ़ी जेलसी होने लगता है। जीजी भी यहाँ पर उसे परेशान करने के लिए आती है, लेकिन नैनी अब चुप रहने के लिए तैयार नहीं थी और वो खींच कर के जीजी को थप्पड़ मार देती है और कहती है कि अपने टैंट्रम कहीं और रखना, मेरे सामने ये सारे दिखाने का कोई फ़ायदा नहीं है। तुम्हें ज़्यादा प्रॉब्लम है तो अपने बंदे को सँभाल कर के रखो, मुझे मत बोलो। ऐसा कह के वो वहाँ से चली जाती है। वो जीजी पर बहुत ही गुस्सा कर रहा था कि वह एनी को बेवजह ही परेशान करना बंद करे। इधर एनी सोच रही होती है कि वो इस पचड़े से कैसे निकलेगी, इनकी तो शादी-वादी की डेट भी फिक्स हो चुकी है। उसके ग्रैंडफ़ादर का कहना था कि शादी के बाद वो जो 10% शेयर है वो जोआन के नाम कर देंगे। उसी शेयर के लिए तो जोआन यहाँ पर एनी से और जल्दी ही शादी करना चाह रहा था। हालाँकि वो के डैड लोग ये चाहते नहीं थे, लेकिन कुछ कर नहीं सकते थे। दोनों ही यहाँ पर नैनी को अपने साथ लेकर के जाना चाह रहे थे, लेकिन नैनी को उसके फ्रेंड का मैसेज आता है, वही नियान गर्ल जो कि उसके डैड के कंपनी में हेल्प कर रही है, और वो उन दोनों के साथ ही जाने से मना कर देती है और कहती है कि वो कहीं और जा रही है, खबरदार जो दोनों में से किसी ने उसे फॉलो किया तो। मजबूरन उन दोनों में से किसी को एनी को फॉलो नहीं करना पड़ता है। एनी नियान से मिलती है। नियान उसे बताती है कि तुम्हारा डाउट सही था, एक्चुअल में इस प्रोजेक्ट में ही गड़बड़ी है। जो ये प्रोजेक्ट सबमिट किया है वही इंसान एक्चुअल कल्प्रिट है, जिस वजह से कि हम दोनों के डैड की जान गई है, उसमें इंसान को ही पकड़ना होगा। एनी के लिए ये चीज़ें थोड़ी मुश्किल होने वाली थी। वो से इस मैटर में थोड़ा और ज़्यादा हेल्प चाहिए होगा। वो को वो कॉल करके मिलने के लिए कहती है। जब वो यहाँ पर आता है तो एनी उसे कहती है कि ठीक है, मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड बनने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मेरी भी कुछ शर्तें हैं। जैसा कि तुम्हें पता है कि मुझे वापस से वो सैडी रिलेशनशिप में नहीं रखना है, और अब से वही बातें होंगी जो मैं चाहूँगी। तुम्हारे हिसाब से अब मैं नहीं चलने वाली हूँ। हमारा रिलेशनशिप ओपन रिलेशनशिप रहेगा। कोई किसी से कुछ भी नहीं छुपाएगा, जो कुछ होगा वो सब कुछ सामने होगा और तुम्हें मेरा रिस्पेक्ट करना पड़ेगा। वो उसे कहता है, मैंने कब कहा कि मैं तुम्हारा रिस्पेक्ट नहीं करता? एनी हँसते हुए कहती है, वो तो तुम भी अच्छे से जानती हो। अगला दिन आता है जहाँ पर वो दोनों शादी-वादी करने वाले थे। हुआ ने एनी के लिए काफ़ी खूबसूरत सा वेडिंग ड्रेस मँगाया था, क्योंकि उसे पता था कि जीजू उसे परेशान करने के लिए उसका ड्रेस खराब ज़रूर करेगी, और एक्चुअल में वो वही करती है। इसी वज़ह से अपने सेक्रेटरी से उसने एनी के लिए वो एक काफ़ी फ़ेमस डिज़ाइनर का लेटेस्ट डिज़ाइन वेडिंग गाउन एनी के लिए भिजवाता है, जिसे पहन कर के एनी शादी के वेन्यू तक पहुँचती है। लेकिन उसे पता नहीं था कि यहाँ उसी के साथ बहुत बुरा होने वाला है। वो भी यहाँ पर जीजी से शादी करने के लिए आता है। वो दोनों यहाँ पर अपने-अपने पार्टनर के पास जाते हैं। जो जुआन के पीछे पड़ी हुई थी गर्ल, वो हीरोइन, वो भी यहाँ पर आई हुई थी और वो एनी से बदला लेने के लिए उसके और हो कुछ पर्सनल फ़ोटोज़ यहाँ पर पब्लिक करने का प्लान करती है। दोनों पार्टनर के जो ग्रूम थे, वो ब्राइड को रिंग पहनाते हैं और इसके बाद शादी के कुछ हैप्पी मेमोरीज़ वाले फ़ोटोज़ यहाँ पर ऐसे चलने वाले थे, लेकिन तभी वहाँ पर हुओ और एनी के पिक्चर्स चलने लगते हैं। वो हीरोइन कहने लगती है एनी का तो सैड रिलेशनशिप है हुओ के साथ, वो दोनों के साथ गेम खेल रही है। अब ऑब्वियस सी बात है कि ये सब कुछ होने के बाद सारे यहाँ पर एनी को क्रिटिसाइज़ करने लगते हैं कि वो दोनों लड़कों के साथ गेम खेल रही है। हुओ की फैमिली को तो मौका मिल जाता है एनी से जुआन का रिश्ता तोड़वाने का, ताकि उसे शेयर ना मिल सके, लेकिन हुओ एनी को वहाँ से उठा के लेकर के जाता है और कहता है सबसे कि आज से ये मेरी ब्राइड है। जैसा कि आप लोगों ने देखा, मेरा इसके साथ अलग रिलेशनशिप
पे। एनी उससे कहती है तुमने ऐसा क्यों किया? क्योंकि उसे ऐसा लगता था कि उसने ऐसा किया। वो उसे कहता है तुम्हें सच में मुझे लगता है कि मैं इतना हद तक गिरूँगा, तुम्हें बदनाम करूँगा अपना फ़ायदा निकालने के लिए? मेरे इतने भी बुरे दिन नहीं आए हैं। बिना शादी के ही वो एनी के साथ हनीमून मनाता है। एनी को भी हुओ के साथ अच्छा लगने लगा था। वो हुओ के लिए एक नया कॉन्ट्रैक्ट रेडी करके लेके आई थी और अब उसे उस पर साइन करने के लिए कहती है। कहती है कि अगर तुम्हें मेरे साथ रहना है तो तुम्हें इस कॉन्ट्रैक्ट पे तो साइन करना ही पड़ेगा। मैंने तुम्हें पहले ही समझाया था कि मैं यहाँ पर तभी तुम्हारी गर्लफ्रेंड बन कर के रहने वाली हूँ, जब तुम यहाँ पर इस तरीके से मेरे साथ एक ओपन रिलेशनशिप में रहो तो। तो फिर यहाँ पर हुओ को उसकी बात माननी पड़ती है। भला वो एनी की बात कैसे ही टाल सकता था। यहाँ पर उसे जॉन का कॉल आता है। वो एनी का हालचाल लेने के लिए फ़ोन किया था कि वो ठीक तो है ना? फ़ोन ने उसके साथ कुछ किया तो नहीं ना? एनी कहती है कि नहीं वो ठीक है। वो कहती है कहता है डोंट वरी, मैं जल्दी ही वापस से शादी अरेंज करूँगा और यहाँ पर तुम्हें एक प्रॉपर एक्सप्लेनेशन दूँगा कि किसने किया है। एनी चुपचाप फ़ोन रख देती है। वो उससे पूछता है कि ये जॉन क्या कह रहा था? तो वो उसे बताती है कि वो वापस से मुझसे शादी करने के लिए बोल रहा है। जेलस होते हुए वो कहता है ये तो कभी नहीं होने वाला। इतना मुश्किल से मैं तुम्हें इस दलदल से निकाल कर के लेके आया हूँ। थोड़ी देर में एनी अपने डैड के बारे में और चीज़ें यहाँ पर सर्च कर रही होती है। वो एनी के डैड के लिए रिसर्च करने के लिए अपने सेक्रेटरी को भी बोला हुआ था, तो वह चीज़ों पर नज़र रखता है। वो नियान से जाकर के मिलती है। अब उनका लास्ट प्लान यही था, एक बड़े बिज़नेसमैन से उनका मिलना, जो कि आगे उसका हेल्प कर सकता था इनडायरेक्टली। दूसरी तरफ जीजी का इस तरीके से काफ़ी ज़्यादा बदनामी हो रहा था और साथ ही में यहाँ पर उस हीरोइन का भी। हमें पता चलता है कि वो हीरोइन और जॉन दोनों मिले हुए हैं और जॉन के कहने पर ही एनी का वो फ़ोटो इस हीरोइन ने शादी के समय से वायरल किया था। जॉन उसे कहता है कि मैं तो बस एनी का इस्तेमाल कर रहा हूँ 10% शेयर लेने के लिए, प्यार तो मैं तुमसे करता हूँ। मतलब कि ये लड़का भी एनी को लिटरली धोखा दे रहा है और वो लड़की यहाँ पर सब कुछ जानबूझ करके जॉन के कहने पर ही करती है। वो दोनों वहाँ पर इंटीमेट होते हैं। रात में यहाँ पर जब मैंने अपनी बेस्टी से वीडियो कॉल कर रही थी, तभी वहाँ पर वो आ जाता है और कहता है कि ये हमारा अलोन टाइम है, दोस्तों से बाद में बात कर लेना। वो एनी को कमरे में लेकर के जाता है और वो दोनों वहाँ पर इंटीमेट होते हैं। अगली सुबह यहाँ पर एनी के जगने से पहले हो जा चुका था। हेल्पर उसे बताती है कि वो अपने पुराने घर गया है, जहाँ पर के ग्रैंडफादर उसे मिलने के लिए बुलाए थे, लेकिन क्यों, ये बातें एनी को पता नहीं था। उससे उसका फ़िक्र हो रहा था। तभी वहाँ पर जीजी आती है और वो एनी पर गुस्सा करने लगती है कि तुमने जो ये शादी में फ़ोटो वायरल करने वाला स्टंट कल किया था, उस वज़ह से तुम्हें पता है कितनी ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है हुओ को। हुओ को यहाँ पर एंसेस्ट्रल हॉल में रहने का पनिशमेंट दिया गया है और जब तक उसका पनिशमेंट पूरा नहीं होता है, वो घर नहीं आ सकता है। उसे इस बारे में कुछ भी नहीं पता था। वो कहती है, "मैं ऐसा क्यों करूँगी? मैं यहाँ पर हुओ से प्यार करती हूँ। उसे बदनाम करने के लिए मैं ऐसा कभी भी कुछ भी नहीं करूँगी।" लेकिन जीजी ऐसा मानने के लिए तैयार नहीं थी। वो कहती है एनी कहती है, "फ़िलहाल तुम यहाँ से जाओ। मैं खुद भी इस मैटर में उलझी हुई हूँ, लेकिन इस बात का भरोसा रखो, ये मैंने नहीं किया है। मैं हुओ को कभी हर्ट नहीं कर सकती क्योंकि मैं उसे सच में प्यार करती हूँ।" उसके जाने के थोड़ी देर बाद यहाँ पर वो घर आता है और एना से कहती है तुमने मुझे बताया क्यों नहीं कि तुम वहाँ गए हुए हो। वो बोलता है कि अचानक से ग्रैंडफादर का कॉल आ गया था तो मुझे जाना पड़ा था। एनी जानती थी कि उससे पिटाई भी लगी होगी, पहले तो वो उसे कुछ खाने के लिए देती है। आफ्टर दैट वो उसका शर्ट खोल करके चेक कर रही थी कि उसे कहाँ चोट लगा है ताकि वो दवा अप्लाई कर सके। वो उसे कहता है कि तुम्हें इतनी मेरी फ़िक्र हो रही है? एनी कहती है हाँ, मैं 3 सालों से तुम्हारे साथ हूँ, इतनी तो फ़िक्र होगी ही। वैसे तुम्हें मुझसे कब प्यार हुआ? कहता है जब मैं तुमसे पहली बार मिला था, तुम गुंडे तुम्हारे पीछे पड़े हुए थे, मैंने तुम्हारी जान बचाई थी तभी से। एनी को हालाँकि इस बातों का भरोसा नहीं हो रहा था, लेकिन हुओ के पास झूठ बोलने का भी कोई रीज़न नहीं था। वो उसे कहती है अगली बार कुछ भी हो, चाहे फैमिली से रिलेटेड या कुछ भी, तो मुझे बताना ज़रूर। तो वो उसकी बात मान जाता है। हालाँकि एनी उसे प्रोटेक्ट करना चाह रही थी, वो जानती थी कि उसकी ज़िंदगी ऑलरेडी बहुत ही मिज़रेबल है। अगले दिन जब एनी अपनी मॉम का चेकअप कराने के लिए जाती है, तो वो लगे हाथ डॉक्टर से यहाँ पर जॉन की मॉम के बारे में भी पूछ लेती है। लेकिन उसे पता चलता है कि उसे कोई अल्जाइमर नहीं हुआ था। इसका मतलब कि जॉन ने झूठ बोला। तभी वहाँ पर जॉन भी आ जाता है। ये देखती है एनी इस पर गुस्सा करने लगती है। मैं तुम्हें अपना दोस्त मान करके तुम्हारे लिए इतना कुछ कर रही थी और तुमने मुझे झूठ बोला। अपनी मॉम तक को इसमें इंक्लूड कर लिया। वो भी यहाँ पर था। एनी फाइनली यहाँ पर जॉन से गुस्सा होकर के उसे अपने लाइफ से जाने के लिए कहती है और वो कहती है कि दोबारा वो उसे कभी भी परेशान नहीं करेगा। वो कहता है ये सब कुछ मैंने तुम्हारे लिए किया था और तुम हो कि मुझ पर ही गुस्सा कर रही हो। वो उसे कहता है कि
ये सब कुछ मत करो, चलो मेरे साथ। एनी कहती है, ऐसा कभी नहीं हो पाएगा। वो फाइनली उससे पूरी तरीके से ब्रेकअप करती है और हुओ के साथ वहाँ से चली जाती है। इस बात से जुआन को बहुत ही गुस्सा आता है और वो उस फ्रेंड को कॉल करके कहता है कि फाइनली हमें अपना प्लान एक्टिवेट करना पड़ेगा। एनी हुओ को छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। ये दोनों ही मिलकर के यहाँ पर वो 10% शेयर के लिए ये सारा बकवास कर रहे थे। वो जहाँ बहुत ही गुस्सा कि एनी ने फाइनली यहाँ पर जुआन को छोड़ दिया। दूसरे दिन का सीन हम लोग देखते हैं, जहाँ पर कि इसकी फैमिली से मिलाने के लिए वो एनी को लेकर के जाता है। वो की फैमिली एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं थे कि एनी घर की बहू बने, क्योंकि जॉन के साथ भी उसका चक्कर चल रहा था उनके नज़रों में। और यहाँ पर हो की मॉम चाहती थी कि हो की शादी जीजी से हो। दूसरी तरफ यहाँ पर उसके ग्रैंडफ़ादर एनी से अकेले में बात करना चाहते थे। जब एनी से बात करने के लिए जाते हैं तो उनकी ग्रैंडमदर के अंतिम निशानी एनी को देते हुए कहते हैं, मुझे पता है कि वो तुमसे बहुत ही प्यार करता है, वरना वो तुम्हें अपनी फैमिली से कभी मिलने के लिए नहीं लेकर के आता। वो भले ही बोलता कड़वा है लेकिन दिल का बहुत सच्चा है और मैं होप करूँगा कि तुम उसे प्रोटेक्ट करो। उसका बचपन कभी अच्छा नहीं गुज़रा। वो बहुत कुछ यहाँ पर हुआ के बारे में एनी को बताते हैं। तब जाकर के एनी को ट्रस्ट होता है कि सच में हुआ का बचपन बहुत ही गुज़रा है बुरा। लेकिन इससे उसे इस चीज़ का लेबल तो नहीं मिल जाता ना कि वो एनी को इस तरीके से इतने बुरे तरीके से ट्रीट करे। क्या आपको नहीं लगता है कि एनी को उसने जिस तरीके से शुरुआत से ट्रीट किया था बिल्कुल एक जानवरों की तरह, उस वजह से इतनी जल्दी एनी को हुओ को हाँ नहीं कहना चाहिए? इधर हुओ के मॉम-डैड आपस में लड़ रहे थे, हुओ को थप्पड़ मारने के लिए आगे बढ़ते हैं लेकिन एनी बीच में आ जाती है। वो उनसे गुस्सा करते हुए कहते हैं कि अगर दोबारा किसी ने एनी पर गलती से भी हाथ उठाया तो वो ये घर ही छोड़ कर के हमेशा के लिए चले जाएगा। उसकी फैमिली भी देख कर के शॉक्ड हो जाती है कि वो एक लड़की के लिए उससे अपना रिश्ता नाता तोड़ने के लिए तैयार है। लेकिन उन्हें पता नहीं था कि ये केवल कोई एक लड़की नहीं है, वो उससे कितना प्यार करता है। घर जाकर के वो एनी का ख्याल कर रहा था और कहता है कि वो दोबारा ऐसा नहीं कर सकती है। एनी कहती है, अच्छा तुम मुझे प्रोटेक्ट करने के लिए कुछ भी करो और मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करने के लिए एक थप्पड़ नहीं खा सकती। तुम्हें पता है कि मैं भी तुमसे उतना ही प्यार करती हूँ जितना कि तुम, और मैं अब तुम्हें हर वक़्त, हर रोज़ प्रोटेक्ट करूँगा जब तक कि मैं कर सकती हूँ। वो ये बात सुन कर के थोड़ा खुश तो होता है लेकिन कहीं न कहीं सैड भी था, क्योंकि उसकी वज़ह से सैनी को थप्पड़ पड़ा था। वो उसे कहता है, मैं जल्द ही अपनी फैमिली के सारे प्रॉब्लम को सॉल्व करूँगा और तुम्हारे साथ लीगल हस्बैंड वाइफ बन कर के रहने वाला हूँ। एनी को यहाँ पर मैसेज आता है उसकी फ्रेंड का, वो उससे मिलने के लिए जाती है तो उसे पता चलता है जिस बंदे को वो लोग ढूँढ रहे हैं डैड के मैटर में, वो बंदा यहाँ पर आ चुका है। एनी और उसकी फ्रेंड नियान दोनों ही मिल कर के उससे मिलने जाने का प्लान करते हैं और यहाँ पर इस तरीके से क्लब गर्ल बन करके जाते हैं वहाँ पर। और जैसे ही यहाँ पे क्लब गर्ल बन करके जाते हैं वैसे ही यहाँ पर वो उसे एक्सपेक्ट नहीं था कि जुआन यहाँ पर आने वाला है। वो उसकी फ्रेंड और एनी को चूज़ करता है यहाँ पे वाइन सर्व करने के लिए, और जुआन यहाँ पर आता है तो वो दोनों उसके डैड के बारे में बात करने लगते हैं। एनी को पता चल जाता है उसके डैड का वो ब्लूप्रिंट, वो प्रोजेक्ट चुराने के पीछे किसी और का नहीं, जुआन का ही हाथ है। वो ये बात सुन कर के शॉक्ड हो जाती है और वॉशरूम जाने के बहाने वहाँ से निकलने लगती है। दूसरी तरफ वो को पता चला था कि एनी अकेली ही जोआन को पकड़ने के लिए गई है, तो वो उसे सेव करने के लिए निकलता है। लेकिन जो जोआन ने एनी को पकड़ लिया था और उसे कहने लगता है कि तुम मानोगे नहीं ना? एनी बोलती है, तुम्हारी वजह से मेरे डैड इस दुनिया में नहीं है और तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें जाने दूँ। जोआन कहता है, जब मैंने ये सब कुछ किया तो मुझे पता नहीं था कि वो तुम्हारे डैड हैं। एनी कहती है, बट फिर भी तुमने गलत तो किया ना, और तुम्हारी गलती की सज़ा तो तुम्हें मिल कर के रहेगी। जोआन उसे कितना समझाने का कोशिश करता है, एनी को अपने साथ चलने के लिए बोलता है, लेकिन वो कुछ भी सुनने के लिए तैयार ही नहीं थी। उसका साफ़ ही कहना था कि वो यहाँ पर उसके साथ किसी हालत में नहीं रह सकती है। तो वो अब उसे पकड़ के लेकर के जाता है कि जब वो उसके साथ मर्ज़ी से नहीं रह सकती है, तो वो उसे ज़बरदस्ती रखेगा। लेकिन तभी हुआ वहाँ पर उसे प्रोटेक्ट करने के लिए आ जाता है और वो अकेले यहाँ पर आया हुआ था। जुआन के गुंडे लोग यहाँ पर उसे पकड़ लेते हैं। एनी को उसके साथ चलने के लिए कहता है। एनी उसके साथ जाने के लिए रेडी हो जाती है। वो कहता है, ये तुम्हें छोड़ेगा नहीं। एनी कहती है, मेरी फ़िक्र मत करो, मैं सँभाल लूँगी। उसके खिलाफ यहाँ पर जुआन के खिलाफ उसके पास बहुत सारे सबूत थे और वो नहीं चाहती थी कि वो उसकी वज़ह से इंजर्ड हो। इसी वज़ह से वो जुआन के साथ वापस जाने के लिए रेडी हो जाती है। वो उसके साथ जाती ज़रूर है लेकिन उसको कोई बात नहीं सुन रही थी। जॉन उसे एक व्हाइट कलर का ड्रेस देता है और उसे कहता है, कल पहन करके तुम फैमिली से मिलने के लिए चलने वाली हो। एनी की मजबूरी थी, वो उसके साथ जाने के लिए रेडी हो जाती है।
नेक्स्ट डे जैसे ही वो लोग फैमिली से मिलने के लिए जाते हैं, तभी वहाँ पर हो वगैरह भी आया हुआ था। एनी को उसने सोचा नहीं था कि वो कुछ ऐसा-वैसा करने वाली है। 10% शेयर के पेपर पे वो साइन करने ही वाला था कि तभी वहाँ पर एनी ने पुलिस बुला लिया था और उसने जुआन के खिलाफ सारे सबूत पुलिस में जमा कर दिए थे। हुआ की फैमिली को नहीं पता था कि जुआन ने पीठ पीछे उनके साथ क्या किया है। वो सबको बताती है किस तरीके से 3 साल पहले उसने कंपनी में फ्रॉड किया था। डैड के प्रोजेक्ट को चोरी किया था जिस वजह से कि कितने लोगों की जान गई है। जब ये बात उसकी फैमिली को पता चलती है, वो लोग जुआन से बहुत ही गुस्सा करते हैं और कोई उसे माफ़ करने के लिए तैयार नहीं था। उसने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि एनी ने अपना सबूत पहले ही अपने फ्रेंड को दे दिया था। उसे ऐसा लग रहा था कि एनी को वो अपने साथ रख रहा है तो वो सबूत कहीं भी नहीं दे पाएगी, लेकिन उसने ऑलरेडी पुलिस को ये सबूत जमा कर दिए थे, जिस वजह से कि जुआन को जेल हो जाता है। कहानी के एंडिंग में यहाँ पर एनी और हुगो दोनों एक हो जाते हैं। एनी की मॉम को होश आ गया था और ये कहानी हमारी यहीं पर एंड कर दी जाती है। कहानी अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि नए वीडियोज़ की नोटिफ़िकेशन आपसे मिस ना हो। चलिए जल्दी से मिल लेते हैं हम लोग एक और नई कहानी के हिंदी वर्ज़न में। तब तक के लिए कीप लिसनिंग।